हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एस टी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 33वां प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, जो आपकी उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्त परीक्षा के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सभी प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। सभी प्रैक्टिस सेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखा गया है प्रैक्टिस के रूप में, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और वीडियो पर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इसके पहले का सभी पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, मार्क्स के अनुसार पूंजी का अर्थ है। पूंजी का क्या अर्थ है मार्क्स के अनुसार? तो मार्क्स जो है अतिरिक्त मूल्य श्रमिकों को मिलना चाहिए ऐसा मानता था, किंतु कारखाना मालिक उसे श्रम की चोरी करता है। यह चोरी उसका लाभ है और इसी से पूंजी का निर्माण होता है। लाभ का कोई भी अंश मजदूरों को नहीं दिया जाता है। इस अतिरिक्त लाभ के एकत्रीकरण से पूंजी बनती है, मार्क्स ने ऐसा बताया था। यानी मार्क्स के अनुसार जो है पूंजी की परिभाषा अतिरिक्त मुनाफे को प्राप्त करने के लिए लगाए गए समस्त उत्पादन के निजी साधनों का भोग ही क्या कहलाता है? पूंजी शोषण कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग डी ऑप्शन सही कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि श्रमिकों की चोरी, शोषण से प्राप्त अतिरिक्त मूल्य से जमा किए हुए उत्पादन के साधन, ये भी उसमें सम्मिलित है, और पूंजीपति का मुनाफा ये भी सम्मिलित है, ठीक है। तो मार्क्स के अनुसार पूंजी का अर्थ ये तीनों हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन श्रेणीवाद का उत्कृष्ट समर्थक था? श्रेणीवाद का, समाजवाद का जो है उत्कृष्ट समर्थक था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जीडीएच कोल, ठीक है। जीडीएच कोल का श्रेणी समाजवाद का एक ऐसा राजनीतिक आंदोलन है जो औद्योगिक पर श्रमिकों के नियंत्रण की स्थापना चाहता है, ठीक है। और श्रेणी समाजवाद का उदय कहाँ से हुआ था? तो ये ब्रिटेन से इसका उदय माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विचारक गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक थे? गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक कौन सा विचारक था, ये प्रश्न में पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका वर्नंड रसेल, ठीक है, वर्टंड रसेल जो है ये गिल्ड समाजवाद का प्रतिपादक था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप प्रश्न में करेक्शन कीजिएगा, नीचे कोट भी दिया हुआ है। तो निम्न में से कौन सा विचारक गिल्ड समाजवाद के प्रतिपादक थे? तो गिल्ड समाजवाद में जो है ग्राहम पालास और जीडीएच कोल दोनों आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो रॉबर्ट ओवेन था ये कल्पनावादी समाजवाद का समर्थक था, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, एक कल्पनावादी समाजवाद का समर्थक था। और जो वर्नर्ड रसेल था ये फेबियनवाद का समर्थक था, ठीक है, ये फेबियनवाद का समर्थक था। तो यहाँ पे आप लोग इन दोनों को नाम को याद रखिएगा, ग्राहम वालास और जीडीएच कोल, ये दोनों जो है गिल्ड समाजवाद के समर्थक थे, प्रतिपादक थे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने इस रूप में वर्णित किया है। तो पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने जो है किस रूप में वर्णित किया है? तो ये कल्पनालोकी समाजवादी के रूप में इसका वर्णन किया है, ठीक है। पूर्व के समाजवादियों को मार्क्स ने जो है कल्पनालोकी समाजवादी कहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन अधिकार के कितने पक्षों की चर्चा करता है? ग्रीन जो है अधिकार के कितने पक्षों की चर्चा करता है? तो वो दो पक्षों की चर्चा करता है, ठीक है। ग्रीन अधिकार के दो पक्षों की चर्चा करता है। पहला था व्यक्तिगत पक्ष, ठीक है, पहला व्यक्तिगत पक्ष का और दूसरा सार्वजनिक पक्ष का। तो इसको नाम को भी याद रखिएगा। ग्रीन जो है दो पक्षों, अधिकार के दो पक्षों का वर्णन करता है, व्यक्तिगत और सार्वजनिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कथन हाफ्स के लिए अनुपयुक्त है? हाफ्स के लिए अनुपयुक्त है, ये प्रश्न में पूछा है।
तो मनुष्यों ने केवल एक समझौता किया, ये हाब्स का कथन है, सही है। मनुष्य शासन को नियुक्त कर सकते हैं, ये गलत है आपका, ये अनुपयुक्त है हाब्स के कथन के लिए, ठीक है। क्योंकि हाब्स के अनुसार जो है प्राकृतिक अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के लिए मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया और इस समझौते के फलस्वरूप उत्पन्न शासक को हाब्स ने जो है संप्रभु, महान दैत्य, मर्त्य, प्रभु अथवा लिम्वैथा की संज्ञा दी थी और संप्रभु संविदा का कोई पक्ष न होकर के जो है स्वयं समझौते का परिणाम माना था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये शब्द जो है उसके लिए अनुपयुक्त था। अगला क्वेश्चन है, किसने मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया? मार्क्सवाद को जो है क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया, तो ये था लेनिन, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। लेनिन ने जो है मार्क्सवाद को क्रांति के दर्शन में परिवर्तित किया था, क्योंकि लेनिन ने मार्क्स के सिद्धांतों में गहरी दिलचस्पी लेते हुए उनका प्रयोग जो है रूस में क्रांति को सफल बनाने के लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया था, इसलिए जो है क्रांति दर्शन के रूप में उसको देखा गया। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लेटो की विचारधारा के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, सत्य नहीं है, इसको भी ध्यान में दीजिएगा। तो कार्यों का विभाजन आवृत्ति के अंतर पर निर्भर नहीं होता है, तो पहला ही असत्य है आपका, ठीक है। क्योंकि प्लेटो के विभिन्न वर्गों के लिए उनकी आत्मा के गुण के आधार पर उनके कार्यों का निर्धारण किया गया है। अगर उदाहरण देखें तो विवेक युक्त व्यक्ति शासक वर्ग में और साहस युक्त व्यक्ति सैनिक सेवा में तथा इच्छा प्रधान व्यक्ति जो है उत्पादन कार्य के लिए जो है संलग्न होंगे। तो यहाँ पे कार्यों का विभाजन आवृत्ति के अंतर पर निर्भर होता है, यहाँ पे नहीं प्रश्न में किया है, इसलिए पहला ही कथन आपका असत्य हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा जो है ये सत्य है प्लेटो की विचारधारा से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? रूसो का विचार नहीं है प्रश्न में पूछा है। कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है, ये तो रूसो का विचार है। विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है, ये भी सही है। दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक का आडंबर है, ये भी उन्होंने कहा था, ये भी सही है। सामान्य इच्छाओं का योग है, ये विचार नहीं है रूसो का, ठीक है। रूसो के अनुसार जो है सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग है, रूसो ने बताया था कि सामान्य इच्छा सभी इच्छाओं का योग नहीं है, वरन यह व्यक्ति की विवेकपूर्ण तथा लोकहित से प्रेरित वास्तविक इच्छाओं का योग है, ठीक है। तो यहाँ पे इच्छाओं का योग नहीं है, बल्कि व्यक्ति के विवेकपूर्ण तथा लोकहित से प्रेरित वास्तविक इच्छाओं का योग है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये टी.एच. ग्रीन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था राजनीतिक दायित्व का सिद्धांत, ठीक है, टी.एच. ग्रीन द्वारा प्रतिपादित किया गया। और टी.एच. ग्रीन की एक पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, इसमें उन्होंने जो है राजनीतिक दायित्व के सिद्धांत का वर्णन किया था। ये पुस्तक ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसी सिद्धांत के लिए ये पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण हुई थी, इसको याद रखिएगा, लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन। अगला क्वेश्चन है, माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है। माओ के नवीन लोकतंत्र का लक्षण है, तो माओ का जो नवीन लोकतंत्र था उसमें पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप मिलता है, ठीक है। माओ के नवीन लोकतंत्र पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप है, ठीक है। माओ की एक पुस्तक आई थी 1940 में, न्यू डेमोक्रेसी, उसमें उन्होंने जो है नवीन लोकतंत्र का परिभाषा दिया था, ठीक है। तो उसमें नवीन लोकतंत्र को प्रस्तुत किया था, तो इसको भी याद रखिएगा। न्यू डेमोक्रेसी माओ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो 1940 में आई थी, और उसी में उन्होंने जो है पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था का मिश्रित रूप नवीन लोकतंत्र के रूप में बताया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है? तो ये हेगल महोदय का कथन था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हेगल का कहना है कि सच्ची स्वतंत्रता राज्य के कानून का पालन करने में ही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप लोग सही कीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है लास्की जिस विचारधारा से संबंधित है वह है, तो लास्की किस विचारधारा से संबंधित थे, तो बहुलवाद से थे। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लास्की एक बहुलवादी विचारक था। अगला है कोलंबो प्रस्ताव किससे संबंधित है, तो आप लोग जानते होंगे भारत चीन से कोलंबो प्रस्ताव संबंधित है। वर्ष 1962 में चीनी आक्रमण के दौरान जो है 6 एफ्रो एशियाई देशों इंडोनेशिया, म्यांमार, संयुक्त राज्य गणराज्य, घाना, कंबोडिया, श्रीलंका द्वारा जो है कोलंबो प्रस्ताव के माध्यम से दोनों देशों के मध्य समझौता कराने का प्रयास किया गया था। ये कब हुआ था? 1962 में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील सिद्धांतों का संबंध किससे है, तो ये है आपका नेहरू चाउ एन लाई से। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। पंचशील सिद्धांतों का प्रतिपादन जो हुआ था 29 अप्रैल 1954 ईस्वी को तिब्बत के संदर्भ में भारत और चीन के मध्य हुए समझौते के तहत किया गया था। और 20 जून जो है 1954 को भारत के प्रधानमंत्री नेहरू एवं चीन के प्रधानमंत्री जो थे चाउ एन लाई ने इसमें जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इसमें 5 तथ्यों पर विचार किया गया था, आप लोग जानते होंगे। तो प्रैक्टिस सेट का मतलब है कि क्वेश्चन देखते ही आप लोग आंसर टिक कर दें। अगर आप सिलेबस पूरी तरीके से पढ़े हैं तो इसमें प्रैक्टिस करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, प्रैक्टिस सेट बनाया जाता है आपके 50% की तैयारी के लिए। अगर आप 100% चाहते हैं तो अच्छी बुकों को जो है आप लोग एनालिसिस कीजिए और क्वेश्चन को देख करके उसको आंसर कीजिए, और जहाँ पे ना समझ आए उस टॉपिक को जा करके पुनः दोहराइए। इस तरह से तैयारी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। किसने कहा है ये, तो ये जे.एस. मिल का कथन है। ठीक है, मिल ने स्वतंत्रता को 2 भागों में बांटा है, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कार्य करने की स्वतंत्रता। और इसी के अनुसार उन्होंने बताया था कि विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि विचारों को क्रियान्वित करने की स्वतंत्रता ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे मिल का कथन है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा है कि हॉब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया है जिन्हें बोधा ने अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। तो ये कहा है सेबाइन ने। ठीक है, हॉब्स की संप्रभुता को संपूर्ण, असीम और अविभाज्य मानता है। हॉब्स के इसी बात को ध्यान में रखकर जो है सेबाइन ने कहा है कि हॉब्स ने संप्रभुता को समस्त अयोग्यताओं से पूर्णतः युक्त कर दिया है जिन्हें बुधा ने जो है अनावश्यक रूप से बनाए रखा था। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, केवल संसद के ही सदस्य भाग लेते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 में जो है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी उपबंधों का प्रावधान करता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति की तरह ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा जो है गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनता है। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर बनता है। तात्पर्य है कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, जबकि राज्य विधानमंडल के सदस्यों को मत देने का अधिकार इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पे संसद में दोनों आ जाएगा। यहाँ पे अगर राज्य करते हैं लोकमत गलत हो जाएगा, यानी तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है। मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1988। ठीक है, 1988 में पारित जो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम को जो है राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ प्रभावित किया गया था। और इसमें जो है मतदाता की आयु की घटाने की 21 वर्ष से घटा करके जो है 18 वर्ष किया गया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है। आप लोग जानते होंगे इस प्रश्न को, 14 दिन पूर्व। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम 14 दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है। महाभियोग जो होता है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है और राष्ट्रपति के को लगाने से पूर्व उसको 14 दिन पहले उसको सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही हो जाएगा।